हेलो एवरीवन। जीएस मेंस के इस सेक्शन में आज हम लोग देखेंगे सेकंड जो हमारा पेपर है जीएस का, उसका इकोनॉमी और ज्योग्राफी का सेक्शन देखेंगे। तो ये जो है आपका सेकंड पेपर में पूछा जाता है। खंड दो में देखेंगे तो ये पूछा जाता है क्वेश्चन इससे। तो इसमें जो 4 क्वेश्चन आते हैं और इसमें से आपको 3 के जवाब देने होते हैं। तो मीन्स कि टोटल 114 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन के संदर्भ में इसका अगर आप विश्लेषण करेंगे तो ये पाएंगे कि जितना भी अभी तक से खंड हमने देखा है, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि ये बहुत डायनेमिक है। और दूसरी बात, ये करंट से जुड़ा हुआ टॉपिक होता है और इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी दोनों को एक साथ दिया गया, तो इन दोनों को जोड़ के पूछा जाता है। अभी आप देखेंगे विश्लेषण के संबंध में कि किस तरह के इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या उम्मीद आपसे की जाती है। यही कारण है कि ज़्यादातर बच्चों का जो है दिक्कत आती है कि सेकंड पेपर में थोड़ी उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो हम समझने का कोशिश करते हैं। अभी सबसे पहले देखिए सिलेबस क्या है। सिलेबस में दिया है भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत तथा बिहार के भूगोल से संबंधित खंड। मतलब अर्थव्यवस्था और बिहार, भारत और बिहार का भूगोल है, और भारत की योजना और भारत के भौतिक, आर्थिक और सामाजिक भूगोल से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। आप देखेंगे कि इसमें भौतिक से बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन आर्थिक और सामाजिक भूगोल और इकोनॉमी को जोड़ के इससे ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इससे क्वेश्चन जो था ये हमारा 66 का पहला क्वेश्चन है। इसमें पूछा है कि बिहार सरकार के 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि गत 3 वर्षों में बिहार की विकास दर भारत की विकास दर से अधिक रही है। तो अर्थव्यवस्था के किन क्षेत्रों ने इस प्रगति में योगदान दिया है, वर्णन कीजिए। तो आप देखिए इसमें लिखा हुआ है कि ग्रोथ हुआ है इससे ज़्यादा। लास्ट जो 3 साल है पूरे, अगर होल इंडिया को देखें तो उसमें बिहार का ग्रोथ रेट सबसे ज़्यादा है। उस समय के इकोनॉमिक सर्वे को देखना, मतलब इकोनॉमिक सर्वे में ही आया था, उसी से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है। तो लेकिन ये पूछा गया है कि इसमें कि किस क्षेत्र में, मीन्स किस सेक्टर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, किस क्षेत्र में ज़्यादा प्रगति हुआ, जिसके कारण बिहार का जो है ग्रोथ भारत से ज़्यादा रहा। तो इस तरह से आपको वर्णन करना है। दूसरा है कि बिहार के तीव्र आर्थिक विकास में मुख्य बाधाएं क्या हैं, इन बाधाओं को किस प्रकार दूर किया जा सकता है। तो जो आप देखेंगे कि बिहार जो है, अगर पूरे भारत में देखेंगे तो सबसे अंडर डेवलप में ये स्टेट में आता है। तो आखिर इसका क्या रीज़न है और इस बाधा को कैसे दूर किया जा सकता है, इससे संबंधित सवाल पूछा गया है। ये है आपका डिस्पैरिटी से क्वेश्चन। डिस्पैरिटी मीन्स सामाजिक, आर्थिक, सभी तरह के डिस्पैरिटी हो सकते हैं, विषमता जो पाई जाती है, ये क्वेश्चन है यहाँ पे। तो इसमें बिहार के संदर्भ में पहला क्वेश्चन है कि आर्थिक और सामाजिक विषमता का मुख्य कारण क्या है बिहार में, और इसमें जो है सरकार ने किस प्रकार के कदम उठाए हैं उसका आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। मीन्स जो डिस्पैरिटी है उसको ख़त्म करने के लिए सरकार जो कदम उठाए हैं वो कहाँ तक मतलब काम कर पाया है और कहाँ तक नहीं कर पाया है, ये आपको आलोचनात्मक मूल्यांकन के तहत दिखाना है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, भारत में गरीबी के अनुमान पर चर्चा करते हुए गरीबी के लिए जिम्मेदार कारक और भारत, ये यहाँ पे बिहार से नहीं जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, टोटल आपका इंडिया से जुड़ा हुआ है कि जो कारक जिम्मेदार हैं पूरे ऑल इंडिया में गरीबी के लिए, वो देखना है, और सरकार ने क्या क्या कार्यक्रम चलाए हैं इसके लिए। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। अब ये देखिए, इससे पॉपुलेशन से क्वेश्चन देखिए। इसमें ये पूछा गया है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड किसको कहते हैं, आप क्या समझते हैं इससे। मीन्स जनांकिकी लाभांश जो है, आप लोग पढ़े होंगे जनांकिकी लाभांश किसको कहते हैं, ये यहाँ पे समझाना है। दूसरा क्या है कि एक रिपोर्ट आई होगी उस समय, UNFPA की रिपोर्ट है, उसमें जो है क्या क्या लाभ बिहार को, इसके लाभ उठाने के अवसर किस समय तक प्राप्त होंगे, बिहार द्वारा इस संबंध में उठाए गए कदम। मीन्स क्या कहते हैं, उस रिपोर्ट में बताया गया हो कि भारत के संदर्भ में, तो उसमें बिहार का जिक्र करते हुए बताना है आपको कि बिहार सरकार ने जो है इसमें क्या क्या कदम उठाया है। फिर है आपका भारत तक जब तक भारत में जनसंख्या वृद्धि। एक देखिए जनांकिकी लाभांश है, दूसरा है कि जनसंख्या को एज मतलब कंस्ट्रेंट माना गया है, विकास में बाधक माना गया है। ये है ना कि जब तक आप जो है जनसंख्या वृद्धि को अवरुद्ध नहीं करेंगे, आर्थिक और सामाजिक जो विकास है, हमारा आर्थिक विकास, वो नहीं हो सकता। इस कथन का परीक्षण कीजिए। तो क्या कथन ये सही है?
तो अगर इस कथन को आप देखेंगे तो इसको एलेबोरेट करना पड़ेगा कि जनांकिकी लाभांश जो है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो कि अगर हमने अपनी जनसंख्या ग्रोथ तो होना चाहिए कम, लेकिन अगर जनसंख्या को हम देखेंगे तो किस तरह से हमने उसको स्किल पॉपुलेशन में, स्किल एम्प्लॉयमेंट में कैसे उसको कन्वर्ट किया है, ये डिपेंड करता है। इसमें एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे बांग्लादेश है और जापान है, दोनों की जनसंख्या घनत्व तो सेम है, लेकिन आप विकास दर देखिए कहाँ का है, जापान का ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, बांग्लादेश का बहुत पीछे है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये पूरी तरह से ये कथन सही नहीं हो सकता है, लेकिन कहाँ तक सही है इसका परीक्षण करना है आपको। पॉपुलेशन से ही देखिए, फिर पूछा है इन्होंने जनांकिकी लाभ क्या है, यही क्वेश्चन फिर से पूछा गया है, और आर्थिक समृद्धि पर इसके प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। फिर है 2011 के जनगणना में जो नतीजे आए थे, प्रोविजनल जो निकला था, मतलब आया था उस समय रिपोर्ट, ये लिखा है कि जनसंख्या दर एवं लिंग अनुपात को प्रदर्शित किया गया है, ये घट रहा है भारत में और इसको दिखाया गया है। तो ये जो है प्रादेशिक नियोजन को कैसे प्रभावित करेगा। प्रादेशिक नियोजन मीन्स जो रीजनल जो आपका प्लानिंग है वो कैसे करेगा। तो रीजन वाइज हम देखेंगे कि जनसंख्या का कहाँ कैसे प्रभाव हुआ है, किस प्रकार से लिंग अनुपात घटा है और जनसंख्या वृद्धि घटी है, तो उसके हिसाब से फिर रीजन वाइज उसका डील कर सकते हैं। उसके बाद मानव विकास का मापन कैसे किया जाता है, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। आपको इसमें जो 4 होते हैं कंपोनेंट उसको देखना है। फिर उसके बाद बिहार सरकार ने इसके लिए 7 प्रतिबद्धताएं क्या क्या रखी हैं और इन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार ने क्या योजना किया है, बनाया है, इसको समझाना है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज़्यादा घुमाया नहीं है इन्होंने। एग्रीकल्चर से बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। सबसे पहला देखिए कि पूछा गया है प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ट्रेंड जो है भारत में 1991 से क्या रहा है, मतलब 1991 में जब हमारे आर्थिक सुधार लागू किया गया है उसके बाद से क्या ट्रेंड रहा है। तो हिंदी में समृद्धि एवं उत्पादकता लिखा है, लेकिन इंग्लिश में आप देखेंगे तो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी है, ठीक है। उसकी प्रवृत्तियों को बताना है और बिहार में कृषि उत्पादन और उसकी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए क्या व्यावहारिक उपाय किए जाने हैं, मीन्स आपका प्रैक्टिकल अप्रोच क्या होना चाहिए ये बताना है यहाँ पे। फिर एक खाद्य सुरक्षा से पूछा गया है क्वेश्चन, क्या आवश्यकता है खाद्य सुरक्षा की, भारत में क्यों आवश्यकता है, इसका आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। फिर है कि वर्तमान में भारतीय कृषि की प्रमुख समस्याओं पर प्रकाश डालते हुए उन्हें दूर करने का सुझाव दीजिए और जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं विकास के। कृषि एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि जितनी जनसंख्या हमारे यहाँ कृषि पे निर्भर है उस अनुपात में हमारे आय नहीं हो पाता है। उसका इसके कारण प्रति जो आप देखेंगे उत्पादकता जो है यहाँ पे आय के हिसाब से बहुत कम है, डिपेंडेंसी ज़्यादा है एग्रीकल्चर पे। तो ये क्वेश्चन हमेशा इम्पॉर्टेंट है एग्रीकल्चर का। फिर देखिए भारतीय कृषि में समृद्धि एवं उत्पादकता की प्रवृत्तियों की व्याख्या कीजिए। देश में उत्पादकता में सुधार लाने और कृषि आय बढ़ाने के उपाय भी सुझाइए। यही है, पहला क्वेश्चन था ट्रेंड बताए 1991 के बाद का, ये टोटल आपसे पूछा गया है। उसके बाद है कि भारत में कृषि विपणन मीन्स क्या, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये क्या है, यहाँ पे उसका वर्णन कीजिए। अब कृषि विपणन व्यवस्था की कमजोरी क्या, हमारे यहाँ जो मार्केट कैसे काम करता है, फंक्शन करता है कृषि से संबंधित, उसको बताना है। और कृषि उपज विपणन व्यवस्था में सुधार की दृष्टि से बिहार सरकार द्वारा क्या उपाय किए। ये सब इकोनॉमिक सर्वे जो बिहार सरकार का आता है ये सब मिल जाएगा उसमें डायरेक्ट। फिर एग्रीकल्चर से देखिए ये मानसून का आपको पता है कि सबसे ज़्यादा हमारा डिपेंडेंसी मानसून पर होता है एग्रीकल्चर का, और ये हमेशा मानसून जो है बहुत परिवर्तनशील होता है, कभी अच्छी बारिश होगी, कभी देर से होगी, कभी कम होगी। तो इसका क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है एग्रीकल्चर पे, ये क्वेश्चन है आपका बिहार के संदर्भ में, और ख़ास करके बिहार में इसका ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, ये भी पूछा गया है मतलब बिहार के संदर्भ में। फिर है आपका ये है आपका कृषि विविधता एवं जैव कृषि, एक डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर और ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आने वाले समय में इस पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। तो ये खाद्य संरक्षण से कैसे जुड़ा हुआ है, इससे कैसे मतलब विकल्प के रूप में दिया जा सकता है, ये पूछा गया, आलोचनात्मक विवेचना। फिर है इकोनॉमिक एंड रीजनल प्लानिंग, ये है भारत में आर्थिक सुधार के बाद, मतलब 1991 के बाद जो है आर्थिक नियोजन कितना प्रासंगिक रह गया है ये बताना है आपका, इसका विवेचना करना है। उसके बाद किस प्रकार राज्य और बाजार देश के आर्थिक विकास में एक सकारात्मक भूमिका निभा सकता है, मतलब राज्य यानी स्टेट और जो बाजार, अभी क्वेश्चन था कृषि विपणन से, और यही आपका देखिए यहाँ पे भी इसको जोड़ के पूछा गया है। फिर
भारतीय आर्थिक नियोजन की मुख्य उपलब्धियां, मतलब जो नियोजन चला उसका अभी तक की क्या मुख्य उपलब्धियां थी, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका। माइक्रो लेवल प्लानिंग मीन्स के एकदम नीचे से लेवल से प्लान कैसे करते हैं हम, ये क्वेश्चन है इसमें, है ना। जैसे गांव के स्तर से, पंचायत के स्तर से, इस तरह से देखेंगे, ब्लॉक के स्तर से जैसे होता है, तो एकदम माइक्रो लेवल में जो प्लानिंग है, भारत में आर्थिक विकास प्रक्रिया को बढ़ावा दिया है। उचित उदाहरण सहित इसके आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। क्या ऐसा सही है, किया है, या फिर कहाँ तक किया है, या इसमें क्या कमियां रह गई हैं, ये बताना है। फिर रीजनल प्लानिंग से देखिए आपका क्षेत्रीय विकास से क्या तात्पर्य है। ये ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, क्षेत्र विशेष का अध्ययन किया जाता है, रीजन विशेष का, तो उस रीजन में क्या विशेष जो संसाधन है उससे जोड़ के क्वेश्चन पूछा गया है कि वहाँ पे कैसे उसका विकास किया जा सकता है। और उसको फिर बताया गया कि बिहार के आर्थिक विकास में क्षेत्रीय नियोजन कहाँ तक सफल है, इसकी विवेचना कीजिए। फिर है आपका हाल की अवधि में पंचायत व्यवस्था के सशक्तिकरण के माध्यम से विकेंद्रीकृत। यह है डिसेंट्रलाइज योजना से पूछा गया है आपका कि जैसे 73 और 74th अमेंडमेंट जो आया था, इसको जो प्लानिंग को डिसेंट्रलाइज किया गया था, इसने किस तरह से भारत में जो है क्या किया है विकास में, किस तरह से रीजनल डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया है, इसका आलोचनात्मक परीक्षण करना है। फिर सब्सिडी से देखिए, भारत में सार्वजनिक वस्तु अनुदान, मेरिट वस्तु अनुदान और गैर मेरिट वस्तु अनुदानों से आपका क्या तात्पर्य है। देश में उर्वरक, खाद्य व पेट्रोलियम अनुदानों की समस्या तथा हाल की प्रवृत्तियों, ये जो है करंट से जुड़ा हुआ, टोटल करंट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, ये इकोनॉमिक सर्वे का क्वेश्चन है आपका। अब इंडस्ट्री एंड ट्रेड से देखते हैं, तो इसमें सीधे सीधे बोला परिभाषा बताने के लिए सूक्ष्म उद्योग, लघु उद्योग और जो मध्यम उद्योग, ये देखेंगे आपके डिवीजन जो किया गया है कितने से कितने लाख रुपए का होगा तो कौन सा उद्योग होगा, इसको बताना, सीधे से परिभाषित करना है। फिर औद्योगिक विकास की गति को जो हम तीव्र करना है और आत्मनिर्भर भारत अभियान की सफलता को सुनिश्चित करने के लिए इसका क्या ये है, मतलब योगदान है, कैसे कर सकते हैं, इसकी भूमिका क्या है, इस पर आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। फिर एक WTO से क्वेश्चन पूछा गया है कि अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में पूछा गया ये। फिर भारत के प्रमुख बड़े उद्योगों, पैमाने के उद्योग भौगोलिक दृष्टि से कुछ विशेष क्षेत्र में ही स्थापित हो गए हैं, इसके कारणों की व्याख्या करें एवं भारत के प्रमुख बुनियादी उद्योगों का। ये दो क्वेश्चन है। एक तो बड़े उद्योग जो हैं देखेंगे कि सही में कहीं कहीं है, जहाँ महाराष्ट्र चले जाएंगे, साउथ में ज़्यादा हैं, यहाँ पे बड़े उद्योग की स्थापना की गई है। और अगर आप देखेंगे बिहार सब में क्या हमें बड़े उद्योग मिलता नहीं है, तो यही है कि क्यों किया गया, भौगोलिक दृष्टि से वो क्यों वहाँ पे स्थापित है, तो वहाँ पे कुछ सर्टेन कारक होते हैं, जैसे जमशेदपुर में है बड़े उद्योग, तो क्यों है वहाँ पे, ये लिखना है आपको। उसके बाद भारत में जो बुनियादी उद्योग मीन्स जो बेसिक कहा जाता है किसी चीज़ का, इंडस्ट्री का, उसको बताना है आपको। मिनरल, एक क्वेश्चन पूछा है, भारत में पाए जाने वाले प्रमुख खनिजों का विस्तार से व्याख्या कीजिए। अब भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास, आर्थिक विकास में इसके योगदान पर चर्चा कीजिए। और नई खाद्य नीति, खनिज नीति जो है नई, वो क्या है वो बताना है आपको। एम्प्लॉयमेंट से देखिए, भारत में दीर्घकालीन रोजगार नीति का मुख्य मुद्दा रोजगार प्रदान करना नहीं बल्कि श्रम शक्ति की रोजगार क्षमता को बढ़ाना है। कहने का मतलब ये है कि ये नहीं कि हम एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएं, जनरेट करें, बल्कि ये ज़रूरी है कि हम ऐसे स्किल्ड मानव को कैसे जनरेट करें, उसकी क्षमता का कैसे विकास करें, जिसके कारण ये जो है श्रम शक्ति का विकास हो, है ना, मतलब उसकी क्षमता को हमें बढ़ाना है। इस कथन का विवेचना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण और प्रशिक्षण के मार्फत ज्ञान व दक्षता के विकास के विशेष संदर्भ में कीजिए। देश में 2000 के बाद क्षेत्रवार रोजगार सृजन के प्रवृत्तियों और फलितार्थी को भी समझाइए। ये करंट से जोड़ के पूछा है सबको, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अब देखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट जब देखते हैं हम, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट अभी सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दा है, क्योंकि जो है पर्यावरण कहीं ना कहीं क्षरण हो रहा है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है कि आने वाली पीढ़ी के लिए हम कैसे अपने संसाधनों को देते क्या हैं उसको हम। तो पर्यावरण संरक्षण तथा धारणीय विकास में क्या संबंध है। भारत में आर्थिक समृद्धि तथा पर्यावरण अधःपतन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मतलब कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन जो हो रहा है, इसके कारण जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर क्या असर पड़ रहा है, ये बताना है यहाँ पे। ये सारे क्वेश्चन थे आपके
जो इकोनॉमी और ज्योग्राफी से जुड़े हुए थे। आप इसमें देखेंगे कि बहुत सारे डायनेमिक बहुत इसमें पहलू हैं और करंट से जोड़ के इसमें पूछा गया। तो आर्थिक सर्वेक्षण और करंट जो है इससे जोड़ के क्वेश्चन बनता है, और लेकिन बेसिक इसमें बेसिक भी इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए इसको इस तरह से पढ़ा जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। धन्यवाद।